हेलो अस्सलाम वालेकुम। यस, द मोस्ट अवेटेड व्लॉग आप सबके लिए। यूएस का वीज़ा कैसे लेना है, यूएस के वीज़े में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यूएस का वीज़ा कितने टाइम में आता है, यूएस के वीज़ा में क्या डूज एंड डोंट्स हैं। मैंने सोचा कि इंस्टेड के मैं कोई ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाऊं। बेहतर यही है कि मैं आपके लिए वन बाय वन उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूं जो कि आपके लिए ज़रूरी होंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि यूएस का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मैं इस वक्त स्पेसिफिकली B1 B2 वीज़ा के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, जो कि आप सबकी ख्वाहिश होती है कि सबके पास हो। मेरी थी और नहीं भी थी, मुझे कभी कोई इतना शौक नहीं हुआ कि मुझे यूएस जाना, लेकिन काम के सिलसिले में जब जाना पड़ा और पता चला कि ये तो टेंशन वाला काम है अगर आपको इसका तरीका नहीं पता। लेकिन जो मैंने खुद किया वो ये किया कि मैंने सारा काम खुद किया, और जहाँ जहाँ फंसी वहाँ पे एक्सपर्ट से उनके ओपिनियंस ले, लेकिन एग्जीक्यूशन में अगैन खुद किया। खुद करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो वो भी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगी। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर B1 B2 यूएस वीज़ा। कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले DS 160 फॉर्म फिल करना। आप सुनते होंगे DS 160। DS 160 एक डिटेल्ड फॉर्म है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपने मैं उस पोर्टल का लिंक जो है वो आपके पास मेंशन कर दूंगी। आपने सबसे पहले याद तो ये रखना है कि आपने अपनी एक पिक्चर भी रखनी है। सबसे पहले तो आपने जाके एक पिक्चर खिंचवानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। आई थिंक इट्स 2x2, लेकिन ये कि आप जो भी फोटोग्राफर के पास जाएं तो उनसे कहिएगा कि आपने यूएस वीज़ा के लिए पिक्चर खिंचवानी है, वो आपके पास जो है रेडी होनी चाहिए, स्कैंड। ओके, और आप अपनी सारी डिटेल्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पेरेंट्स की दोनों की डेट ऑफ बर्थ, आपके कोई रिलेटिव्स अगर यूएस में रहते हैं, आपके पिछले सारे जॉब के रिकॉर्ड्स, आपकी सारी एजुकेशनल रिकॉर्ड, आपको एक एक चीज़ ऑन टिप्स पता होनी चाहिए जब आप अपना D160 फॉर्म फिल करें। ओके, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास एक 90 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें आपने इसको करना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इश्यूज हो जाएंगे। बस आप चाय शाय कॉफ़ी का मग लेके बैठे और आराम से, हार्डली 10-15 मिनट का भी नहीं है अगर आपको सब चीज़ें खुद पता हैं तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा पहले अपना होमवर्क कर लें और वो तमाम चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है आपको खुद पता होनी चाहिए। आप फॉर्म फिल करते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हैं एजुकेशनल, फिर आप चले जाते हैं अपनी फैमिली के, फैमिली में आपने अपने सिबलिंग्स के अलावा पेरेंट्स वगैरह की सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है। फिर आप अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे जाते हैं, प्रोफेशनल में भी फिर आपने कौन सी जॉब कब से की, उसका एड्रेस, आई डोंट थिंक सो रेफरेंस की जरूरत है, लेकिन नंबर्स वगैरह जरूरत पड़ते हैं, एंड द ईमेल एड्रेस, बिकॉज दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। एंड ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि आपके सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको डेफिनेटली देने पड़ते हैं। और अगैन DS 160 फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे सक्सेसफुली, आपसे कहा जाएगा कि आप इसकी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप इसकी फीस सबमिट करवाने हैं। ओके, सो होता यह है कि जैसे आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका DS 160 फॉर्म फिल हो चुका है, आपको एक ईमेल के थ्रू भी प्रिंट कंफर्मेशन हो सकती है और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसकी फ़ीस सबमिट करवानी है, यानी कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। और वो कैसे होगी? वो होगी कि आपने अगैन उस पोर्टल पे जाना है, एक सेकंड पोर्टल पे जाना है, मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। आपने उस पोर्टल पे जाना है, आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स वगैरह जो आपने पहले ऐड की थी आपने वहाँ जाना है, और जब आप को कहा जाएगा कि इसको स्केड्यूल करना है, तो स्केड्यूल करने से पहले आपने $185, जो कि इस वक्त लगभग बनते हैं 55,000 रुपीज़, ये जाके यूबीएल ब्रांच में आपने सबमिट करवाना है। आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि कैसे होता है। तो आपने चलान फॉर्म प्रिंट करवाना है, उसके ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर जो है वो रेफरेंस नंबर आपका स्पेसिफिक जनरेटेड होता है। वो नंबर आपने लेके जाना है और चलान उसका जो आपको वो मिलेगा, आपने उसको सबमिट करवाना है। अब मुझे पता चला है कि यूबीएल टू यूबीएल आप इसको ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज जब मैंने किया था तब सिर्फ आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना है। आपके पैसे सबमिट होंगे। अगर तो फर्स्ट हाफ में करवाने तो सेकंड हाफ तक अमाउंट आपकी आ जाएगी और आप उसी टाइम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्केड्यूलिंग। अदरवाइज फिर अगले बिजनेस डे के ऊपर जो है ना, वर्किंग डे के ऊपर आपकी चीज़ें रेफर हो जाएंगी। ठीक है जी, जब आपने पैसे सबमिट करवा दिए $185, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि अब आप अपनी डेट स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो डेट मिलेगी वो होगी तकरीबन 1 साल बाद की। ठीक है, ये तो एक ट्रेंड है।
मैंने ये किया कि थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा वेट किया। इसमें बहुत आपको टेक्निकली सिर्फ ये देखना है कि आपने जल्दबाजी में सबसे जो भी आपको दूर दराज डेट मिले ना वो नहीं लेनी। लेकिन ये कि किस्मत के ऊपर आपको फर्स्ट टाइम तो स्केड्यूल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रो टिप ये भी है कि पीक सीज़न में अप्लाई नहीं करना। ये 5 साल के वीज़े की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने पीक सीज़न में अप्लाई नहीं करना, जिस तरह से बहुत से लोगों ने बेवकूफ़ी की वर्ल्ड कप के टाइम पे अप्लाई करके। जितनी लोगों को वीज़ाज मिले आई थिंक उससे डबल ट्रिपल जो है ना रिजेक्शंस भी आई हैं। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। समर के टाइम पे जब आपको लगता है कि जी पाकिस्तान में रहना मुश्किल है, यूएस जाया जा सकता है, दैट्स अ गुड टाइम कि देर यू हैव वैलिड रीजंस टू ट्रैवल। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सोच समझ के दिमाग इस्तेमाल करके कि आपने क्यों स्पेसिफिकली जाना है। होता ये है कि आपने जब अपनी ग्रॉस इनकम और वो सब चीज़ें DS-160 में मेंशन की होती हैं तो डिपेंडिंग ऑन द वीज़ा ऑफिसर आपको वैसे कभी भी बैंक स्टेटमेंट्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मुझे नहीं पड़ी, लेकिन काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू टेक। अच्छा जी, आपने डेट स्केड्यूल जब करनी है तो एक आपको प्रो टिप बताते चलूँ कि आप इसको जो है ना रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। रीस्केड्यूल जब आपके पास एक ऑप्शन होगा इसको रीस्केड्यूल करने का, अब उसको आपने रीस्केड्यूल करना नहीं है। जब आप उसको रीस्केड्यूल करेंगे तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा दैट यू द नेक्स्ट अर्लीस्ट डेट यू आर गेटिंग इज ऑफ दिस डेट। मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुके हैं। जब मैंने दोनों दफ़ा इसको कैंसिल करके रीस्केड्यूल किया मुझे 3 महीने पहले की डेट मिल गई। तो मुझे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 8 मंथ्स इस दफ़ा मेरा तकरीबन 4 महीने में जो है मेरी डेट आ गई थी। और उससे पहले जब मैंने आई वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो तकरीबन मुझे 20 दिन का टाइम मिला था। जब मैंने उसको रीस्केड्यूल किया तो वो 10 दिन में हो गई थी। तो ये आपने तब तक देखते रहना है कि जब आपको लगे कि अभी टाइम है। ये बहुत बड़ी प्रो टिप है, ये आपने याद रखनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपकी डेट स्केड्यूल हो जाएगी, इमरजेंसी रिक्वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर तो वैलिड है। वैलिड अब ये क्योंकि इवेंट आ रहा है उससे रिलेटेड, किसी की शादी आ गई है और आपने लेट अप्लाई किया, हो सकता है हेल्थ रीजंस और इन चीज़ों के ऊपर होता है, या वर्क रिलेटेड, या आपको लगे कि जी कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है लेकिन वो आप खुद नहीं लिख सकते। जब तक आपके पास एक वैलिड कंफर्मेशन कोई लेटर ना हो ना तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने ये करना है। उसके बाद फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, एक प्रो टिप और देती चलूँ कि डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली फॉर B1 B2 वीज़ा, ठीक है। जो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोशिश करें अगर मीडिया से हैं तो आई वीज़ा की तरफ चले जाएं। अगर कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, शॉर्ट कोर्सेज चले जाएं। कोशिश करें कि इनविटेशन जो है वो यूएस से आए आपको एक दफ़ा, यानी कि वहाँ की किसी कंपनी से आए। और उसके बाद फिर आप खुद जो है अगली दफ़ा जब आप एक दफ़ा जाके वापस आ जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आपको B1 B2 थोड़ा सा आसानी से मिल सकता है। अच्छा जी, डूज एंड डोंट्स, देयर इज जस्ट वन डोंट, डोंट एवर लाई विद द वीज़ा ऑफिसर। झूठ नहीं बोलना, जो झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। और ये क्योंकि आपने DS-160 फॉर्म में अपनी सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं, काउंसलर्स जो हैं, वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं, वो सिर्फ इसको री चेक कर रहे थे। वो आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, हाँ बंदा ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली सिर्फ आपने, मैं जो फोकस कर रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ कि आप अपना DS-160 फॉर्म खुद फिल करें। उसकी मेन वजह यही है कि जब आप खुद, आपके खुद के बारे में कौन बेहतर, मतलब हमारे अलावा और कौन जान सकता है। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप अपने बारे में जितना जानते हैं सबसे बेस्ट यही है कि आप खुद ही वो सारी चीज़ें फिल इन करें। चले जी, उसके बाद फिर हम बात करते हैं उन स्कैम्स की जो आपने अवॉइड करने। स्कैम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस कि आपने अरे गहरे जो हैं एजेंट्स वगैरह इनके पास नहीं जाना। अच्छे रेलेवेंट लोगों के पास जाएं जो आपको हेल्प आउट करें, रेफरेंस बेस्ड जाएं। मैं कुछ लोगों का आपको ज़रूर मेंशन कर दूंगी, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक दो अच्छे काउंसलर्स का जो है ना, बाई काउंसलर आई मीन एजेंट्स का आपको नंबर वगैरह, उनकी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी। लेकिन ये कोशिश करें खुद करें, कोई फंस जाए तो उनको ज़रूर रेफ़र करें बिकॉज दे नो द बेस्ट। एंड ऑल्सो हम जो स्कैम्स की बात कर रहे थे, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, जिस डेट को जाना है, अगर आपका टाइम है ना 9 बजे, तो आपने अपना प्लानिंग उसी तरह से करनी है। ये नहीं होता कि 9 बजे तो 9 बजे ही आपका इंटरव्यू होगा, वो आगे पीछे ही होगा एज लॉन्ग एज कि आप उस टाइम स्लॉट में एंटर हो गए। तो सबसे पहले आपने अपने पास फ़ोटो कॉपीज़ और जो आपका कंफर्मेशन लेटर है, कंफर्मेशन लेटर यानी कि जो ईमेल आई होगी आपको आपकी अपॉइंटमेंट डेट के साथ, ठीक है, वो आपने साथ लेके जाना है। यानी कि आपने प्रिंट तो सारी चीज़ें करनी, DS-160, अपनी पिक्चर आपको एक चाहिए होती है या आप मैक्सिमम 2 ले जाएं, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है।
2x2 की आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लानी है जिसमें आपके कान ऐसे हो, यानी कि कान आपके विजिबल हो, कोई आपने स्पेक्स नहीं पहनी, ना वो इतना हो ना वो इतना हो, लेकिन इसका प्रॉपर एक इतना फ्रेम होता है, आपने प्रॉपर एक जो है ना फोटोग्राफर से खिंचवा के जानी है। क्योंकि होता ये कि एंट्री पॉइंट पे ना वो 2-3 दफ़ा पूछते हैं जी अपनी पिक्चर दिखाते हैं, हालांकि उनको कोई कंसर्न नहीं है इससे, सिर्फ ये वो कहते हैं जी हम आपका भला करें, लेकिन होता ये कि अंदर बैठे हुए फोटोग्राफर जो शॉप्स वगैरह होती है ना, वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, नहीं नहीं पिक्चर ठीक नहीं है, हम आपकी पिक्चर खींच देते हैं, और वो बहुत महंगी पिक्चर्स खींचते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पहले खिंचवा लें, जो 100 रुपये में काम होना है वहाँ पे आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा जी, 3000 देंगे आप वहाँ पे बैठे कैमल्स को, जो आपको सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के लिए, यानी कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, 30 रुपये देंगे, जो आप सीखेंगे अपनी खुशी खुशी, आप बेशक 30 रुपये के अलावा ऊपर कुछ भी देते हैं, अभी आप गए नहीं अंदर, तो ये भी एक अनोखे तरीके हैं मांगने के। तो जब आपने अंदर जाना है 3000 रुपये देंगे, और उसके बाद आपको वो गाड़ी लेके जाएगी, एम्बेसी के पास लंबी क्यूज़ होती हैं, और उस क्यूज़ में आपने खड़े होना है जब तक आपका नंबर नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे साथ भी इशू हुआ था, DS-160, और आपका जो ईमेल कंफर्मेशन है उसके ऊपर जो आपका रेफरेंस नंबर है जो कि 2 अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स पे होता है, वो कोशिश करें कि आपने दे के जाना है 72 आवर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन कि वो सेम हो। होता ये है कि मेरी दफ़ा तो इस सिस्टम ग्लिच की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और इन्होंने कहा जी कि आप ये देख लें, ये कर लें, वो कर लें। आई नो कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिस्टम की प्रॉब्लम थी। ये दूसरी दफ़ा भी हुआ, बट थैंक गॉड इशू वाज रिजॉल्व। एंड ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी बातें मैंने, क्योंकि अब वीलॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी तो बस ये है कि एक इनिशियल मैं चाह रही थी कि आपको एक ओवर व्यू दे दूं कि ये कितना आसान प्रोसेस है, कितना मुश्किल है। यूएस के बाद मैं यूके वीज़ा को भी डिस्कस करूंगी कि वो कितना आसान है, वो कितना मुश्किल है, और फिर जो आपके एफएक्यूज़ होंगे उनको भी हम आंसर कर देंगे। और जो भी यूएस वीज़ा से रेलिवेंट सवाल है मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।